अक्सर आपने मुगल बादशाहों की एंट्री पर ऐसे गाने सुने होंगे, लेकिन शाही और राजसी जीवन यापन करने वाले मुगल आज कहाँ हैं? हमने आपको अपनी एक पुराने वीडियो में बताया था कि कैसे मुगलों के वंशज भारत में अब भी हैं और वो अब लाल किले पर अपना दावा ठोक रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो हमें पहले से पता है, दोबारा क्यों बता रहे हो? तो हम दोबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी लाल किले पर दावे वाली मांग को कचरे के डब्बे में डाल दिया है। जानेंगे मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय विस्तार से TFI के इस वीडियो में मेरे यानी दीक्षा नेगी के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सुल्ताना बेगम द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। इसमें एक महिला ने लाल किले पर अपना दावा ठोकते हुए कोर्ट से कब्जा दिलाने की मांग की थी। याचिका में सुल्ताना बेगम ने स्वयं को अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा बताया था और इस आधार पर लाल किले पर दावा किया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि उनकी संपत्ति को ब्रिटिश प्रशासन द्वारा जबरन छीन लिया गया था। जस्टिस रेखा पल्ली ने याचिका को खारिज कर दिया और उन्होंने याचिकाकर्ता को कहा है कि उन्हें कोर्ट में अपील दायर करने में अत्यधिक समय लगा दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को समझाया कि कानून कहानी के आधार पर काम नहीं करता, जिसमें केवल इतनी बात हो कि कब कैसे क्या हुआ था। कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी की और याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आपने बिना कोई ठोस आधार के मामला बनाने की कोशिश की है और एक याचिका दायर की है। आपकी याचिका में कहा गया है कि 1857 में ये हुआ, 1947 में ये हुआ, बस इतना ही। आप कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपको कोई शिकायत है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर कोर्ट ये मान भी ले कि सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा है, तो भी याचिकाकर्ता याचिका दायर करने में हुई देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते और इसी आधार पर याचिका खारिज की जा सकती है। याचिकाकर्ता की वकील ने कोर्ट के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अनपढ़ है, इसलिए मामला उठाने में उन्हें समय लग गया, किंतु कोर्ट ने इस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया। जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि मेरे विचार में केवल इसीलिए कि याचिकाकर्ता एक अनपढ़ महिला है, इसका कोई कारण नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता की पूर्ववर्ती ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी भी कार्रवाई से व्यथित थे, तो इस संबंध में प्रासंगिक समय पर या उसके तुरंत बाद कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कोई ठोस स्पष्टीकरण देने की मांग की। सुल्ताना बेगम की याचिका में ब्रिटिश प्रशासन के बाद भारतीय गणराज्य को भी आरोपी बनाया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार ने उनकी संपत्ति पर जबरन कब्जा किया है। हास्यास्पद ये है कि सुल्ताना बेगम पहले से ही सरकार से पेंशन भी ले रही है। सुल्ताना बेगम की एक बेटी को नौकरी भी भारत सरकार से मिली है। समय समय पर सरकार से ही पेंशन बढ़ाने की इनकी मांग भी होती रहती है। तत्कालीन सरकार परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी नौकरी की व्यवस्था करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मुगलों के वंशज अनपढ़ हैं, इसीलिए वे सामान्य टेस्ट भी नहीं पास कर सके। इन लोगों ने हर साल सरकार से सामान्य रूप से सहायता ली है। 2004 में ममता बनर्जी इस परिवार से मिलने गई थी और उन्हें 50,000 की आर्थिक सहायता दी थी। देखा जाए तो लाल किले पर मुगलों का दावा ऐतिहासिक दृष्टि से भी सही नहीं है। मुगलों ने तो लाल किले को बचाने की शक्ति बहुत पहले ही खो दी थी। सन 1778 में रोहिल्ला सदर गुलाम कादिर लाल किले में घुसा था। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की आंख फोड़ दी थी और मुगल शहजादे को वेश्याओं के कपड़े पहनाकर और घुंघरू बांधकर मुगल दरबार में नृत्य करवाया था। मुगल हरम की औरतों को बिना कपड़ों के दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया था। बाद में मराठा सरदार महादजी शिंदे ने मुगलों की लाज बचाई और गुलाम कादिर को सजा दी थी। सन 1857 के विद्रोह के समय भी मुगल बादशाह नाम मात्र के लिए दिल्ली की सत्ता पर काबिज थे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय पर लिखी पुस्तक द लास्ट मुगल में लेखक विलियम ज़ेरिपल बताते हैं कि मुगल बादशाह की इतनी भी हैसियत नहीं रह गई थी कि वह अपनी खुद की इज्जत बचा सके। 1857 में दिल्ली युद्ध के समय अवध रेजिमेंट के विद्रोही सैनिकों ने, जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदू सैनिक शामिल थे, मुगल बादशाह से कहासुनी होने पर उसकी दाढ़ी खींचकर उसे थप्पड़ तक जड़ दिए थे। वह भी तब जब वह अपने मुगलिया तख्त पर बैठा हुआ था। इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, ये सब लिखित इतिहास का भाग है। इसलिए सुल्ताना बेगम का ये दावा कि लाल किला उनका है, ये पूर्णतः बकवास है। अंत समय में जो मुगल अपने पान के पैसे भी अंग्रेजों से लेते थे, वे किसी संपत्ति के मालिक कैसे हो सकते हैं?